कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि मुंह पे हंस देते हैं, अरे कलेक्टर बनोगे, कहाँ कलेक्टर बनोगे, जाकर कुछ मजदूरी कर लो। देखिए ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई है और सच पूछो तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट हैं तो सभी लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो आपकी कभी मजाक बनाते थे, जो तरह तरह के कमेंट कसते हैं, तो वो सब लोग भी आपके हमदर्द बन जाए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसकी हिस्ट्री बताने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसको किस प्रकार से मतलब रिलेट करती है, तो कोशिश रहेगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट की कि वो सिंधु घाटी सभ्यता पे ही दोनों पेज लिख दें, जबकि क्वेश्चंस की डिमांड अलग। क्लियर कंटिन्यू 3 प्रीलिम्स ना होना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था, क्योंकि बार बार फेल हो रहा था। बोलते थे कि सिविल सर्विसेज सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये आपका एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर होता है, सारा चेंज कर देते हैं आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके रिलेटिव की लाइफ। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले आप देख रहे हैं 2-3 दिन के अंदर की सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी सीएससी में इस बार 296 रैंक हासिल करने वाले सर आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सफलता के जो आज सफलता हासिल की, इसके पीछे कितनी तपस्या इन्होंने तापी है और आखिरकार किस पर इस मुकाम हासिल करने के लिए कितने साल लगाए हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारी व्यूअर है आपको अच्छे से जान सके। जी मेरा नाम मोइन अहमद है, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के ग्राम जटपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास ही स्थित तक्षशिला शिशु वाटिका स्कूल से प्राप्त की। 10th की शिक्षा भी मैंने गांव के ही एसएसएम इंटर कॉलेज से प्राप्त की, और 12th की शिक्षा भी मैंने आरएस इंटर कॉलेज जटपुरा से ही प्राप्त की है। इसके बाद स्नातक की उपाधि मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड से संबंधित एक निजी महाविद्यालय से प्राप्त की है। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही मैंने साइबर कैफ़े का भी संचालन किया है, और परास्नातक की उपाधि मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। ओके नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग रिजल्ट को लेकर क्लेम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है PW एंड ओनली आईज। दोस्तों सुना है इस बार PW एंड ओनली आईज ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिससे जहां से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PW एंड ओनली आईज लेके आया था प्रतिज्ञा दिवस, जो कि सिर्फ 25 मई तक था, लेकिन स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए उन्होंने इनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 1 जून तक। तो इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऑफर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैसेज है, अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट्स, बुक लिस्ट और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी बुक्स हैं जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, 500 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। चलो वीडियो को कंटिन्यू। सर इस जैसा कि आपने बताया कि साइबर कैफे में भी आपने काम किया है, तो साइबर कैफे से लेकर इस IAS के जर्नी में आपने मतलब कैसे लगा कि आखिरकार इस सिविल सेवा में आपको जाना है? एक्चुअली मेरा जो 6th 7th 8th जब मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता था, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वहाँ लिखा हुआ आता था कि जिला अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया या SSP महोदय ने लोगों की समस्याएं सुनी। तो मेरे ताऊ जो अब नहीं रहे, तो मैं उनसे उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेता था कि ये क्या लोग होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा मुझे धीरे धीरे अंदाज़ा हो रहा था कि ये एक सिविल सर्विस परीक्षा होती है, जिसको पास करने के बाद आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उनके काम में आ सकते हैं। लेकिन मेरा अपना भी एक ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूँ, तो मेरे पास 2 ड्रीम साथ साथ चल रहे थे कि मैं क्रिकेटर बनूं या सिविल सर्विसेज में जाऊं। तो 12th तक तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और क्रिकेट पर फोकस करता था। उसके बाद 12th के बाद मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट की ही प्रिपरेशन करूं, तो मैंने कोचिंग भी ली थी। लेकिन घरेलू परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि कोचिंग के लिए इक्विपमेंट्स के लिए और ट्रेनिंग सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो तो मेरा सपना फिर वहीं अधूरा रह गया। तो अब मैंने जो अपना सेकंड ड्रीम था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए मैंने प्रयास करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए भी वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर से सामने आई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साइबर कैफ़े चलाऊं, और वहाँ से मैंने साइबर कैफ़े स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मोबाइल वगैरह चलाने में थोड़ा ठीक था, तो किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं रही। थोड़ा अपने से ही किया, तो लोगों के फॉर्म वगैरह या जो भी सरकार की स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाकर जो भी आमदनी होती थी, तो उससे एक रकम इकट्ठी की। बट फिर भी वो रकम पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे प्लान था कि एटलीस्ट 2.5 से 3 साल तो दिल्ली में लग जाएंगे, तो वहाँ पर रहना, खाना और कोचिंग के लिए ये पैसा पर्याप्त नहीं होगा। तो मैंने अपनी दुकान पर ही लोन करवा लिया था, और क्योंकि मेरे बड़े भाई और छोटे
भाई दोनों लोग दुकान चलाते थे, तो मुझे लग रहा था कि वो लोग ये लोन पे कर देंगे, मैं लोन लेकर वहाँ चला जाऊँगा। तो ये मेरी जर्नी रही, जो भी लोन का पैसा और जो मेरी सेविंग थी उसको लेकर मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में जाकर मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, यहाँ तक कि मैंने अपना फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन था वो भी घर छोड़ गया, कीपैड वाला फ़ोन लिया और दिन में एटलीस्ट 10 से 12 घंटे ईमानदारी के साथ मेहनत की। और 2020 फरवरी तक मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की, लेकिन क्योंकि मेरा जो एस्टिमेट था वो कोचिंग का थोड़ा कम था, लेकिन वहाँ पर जाकर ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो फिर दिक्कत ये आई कि जो मेरा 2.5-3 साल का प्लान था वो अब ख़त्म होने वाला था और मुझे घर आना पड़ रहा था। बट उसी दौरान मुझे अत्या फाउंडेशन एक NGO है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, रहना प्रोवाइड करते हैं। और उनके जो फाउंडर हैं साहिल सर, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, उनकी अम्मी ने स्पेशली मुझे हर तरीके से मॉरल सपोर्ट किया। तो फिर मेरे सामने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो तो दूर हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पॉकेट मनी भी दी। तो जो घर से मैं पैसे मंगाता था पॉकेट मनी के लिए, वो भी मैंने मंगाने बंद किए। तो फाइनेंशियल इशू तो एक तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल ही रहा था। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो यही आई कि सिविल सर्विसेज में गाइडेंस की जो एक समस्या बनी रहती है कि हम कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो हमारे 2019 बैच के ही IRAS ऑफिसर हैं आसिफ यूसुफ, तो वो मेरे पर्सनली टच में रहे और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, चाहे वो प्रीलिम्स क्लियर करना हो या मेंस क्लियर करना हो या इंटरव्यू स्टेज, उन्होंने हमेशा मेरी काफ़ी मदद की। तो और घर से मेरी माँ और पापा का तो हमेशा सपोर्ट रहता ही था। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो यही बोलते थे कि मेहनत करो अच्छे से, कोई नहीं हो जाएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार नहीं तो कभी ना कभी हो जाएगा। तो वो यही मेरी जर्नी रही। ओके सर, 8th क्लास में आपका सपना था कि आखिरकार आपको भी एक DM बनना है। आपके ताऊजी जो आपने बताया कि उनका सपना था, आप उनसे पूछते थे कि आखिरकार ये क्या होता है। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज आपका सपना साकार हो गया है। तो हकीकत में आपकी ज़िंदगी बदली है या फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? IAS बनने से पहले की ज़िंदगी और IAS बनने के बाद की ज़िंदगी में आपको क्या फ़र्क लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई है और सच पूछो तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ, अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो एक कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे बदलेंगी इसका अंदाज़ा नहीं था। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट हैं तो सभी लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं, घर मिलने के लिए आ रहे हैं। रिश्तेदार लोग जिनको आप कभी जानते भी नहीं हैं तो वो भी आते हैं मिलने के लिए, आपको बधाइयाँ देते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो आपकी कभी मजाक बनाते थे, जो तरह तरह के कमेंट कसते हैं, तो वो सब लोग भी आपके हमदर्द बन जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो लगता है कि यार दुनिया बदल गई है, सारा माहौल चेंज हो गया है। जो लोग बिल्कुल मतलब 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि शायद हर एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी में आते होंगे। जैसे एक बार कुछ लोग बोल रहे थे अरे कुछ नहीं है, 1.5-2 साल ऐसे ही बहुत लोग देखे हैं तेरे जैसे, वापस आ जाएगा। तो वो सारी बातें फिर याद आती हैं कि यार ये बंदा तो आज माला डालने के लिए आया है। कोई बोलता था अरे तेरे को हम जेल में भेज देंगे, ज़्यादा ये करता है। तो वो सब लोग अपने हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि मुंह पे हंस देते हैं, अरे कलेक्टर बनोगे, कहाँ कलेक्टर बनोगे, जाकर कुछ मजदूरी कर लो। तो वो बड़ा मज़ा आता है जब वो बातें हमारे दिल में रहती हैं कि यार इस तरीके की बातें हुई थी और आज तो ये सब लोग अपने ही हैं। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है और मैं तो बहुत खुश हूँ। और वही बातें शायद आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि कुछ करना है एटलीस्ट। जो डिमोटिवेट होता था तो मैं कभी नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ अगर मैं यहाँ से वापस गया तो शायद वो लोग सही साबित हो जाएंगे और मैं गलत साबित हो जाऊँगा। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखता था और इसी का परिणाम है कि शायद मैं सक्सेस हो पाया। बट यही है कि मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भी जो कहा है उनको अब दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि अब आप चेंज हो गए हैं। अब शायद आप उस भीड़ से हट गए हैं, आपका सोचने का समझने का तरीका अलग होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए। जो जिसने कहा उसको वहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी आगे की ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आप अच्छे काम कर सकते हैं उन पर करिएगा। इन बातों में तो अब कुछ रखा नहीं है, ये आपको सक्सेस कराने के लिए बातें होती हैं तो वो करा दी। ओके सर, ईमानदारी से बताना ये बात, बहुत सारे व्यूअर है जानना चाहते हैं कि UPSC की तैयारी में लगभग कितना टाइम लग जाता था, क्योंकि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब शुरुआत करता है तो शुरुआत से लेकर सफलता तक उसको कितना टाइम लगता है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँगा कि तो यही है कि डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं 2 तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा। जैसे मेरे केसेस में ये था कि जैसे मैंने स्नातक की पढ़ाई ही नहीं की थी, तो फिर मैं पढ़ाई से कट हो गया था 3 साल।
तो शायद मुझे वो रिदम प्राप्त करने में 6 महीने तो लगेंगे। देखिए 6 महीने या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 3 साल या 5 साल पढ़ाई नहीं की तो मुझे 5 साल चाहिए, क्योंकि आपका माइंड का लेवल भी बढ़ गया है ना। तो जो एनसीईआरटी एक बच्चा 1 साल में कंप्लीट करता है वो आपको 1 दिन में कंप्लीट करनी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या मैक्सिमम अगर आप ले रहे हैं तो 1 साल, तो इतना ही गैप आप रख सकते हैं। तो ठीक है, आप अगर बैकग्राउंड से आते हैं तो आप 6 महीने या 1 साल अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे ले लीजिएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद 1.5 से 2 साल जो है काफ़ी समय होता है जो चीज़ें कवर हो जाएंगी। एटलीस्ट 8 महीने से लेकर 12 महीने तक आप मेंस का कवर कर लीजिएगा अच्छे से और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी के 4-5 महीने में आप प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो पढ़ लीजिएगा। तो इस बीच 1-2 महीना इधर उधर भी हुआ तो 1.5 से 2 साल अच्छा समय है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पहली बार में ही निकल जाए, नहीं तो दूसरी बार में चांसेस रहते हैं। ओके सर, इस जर्नी में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे से नहीं होगा, अब बहुत टाइम हो गया, 1-2 साल हो गए, अब मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था, या फिर ऐसा कुछ डीमोटिवेशन, ऐसी कुछ बातें हो जो हमारे व्यूअर के साथ आप शेयर हो ताकि व्यूअर भी हकीकत से वाकिफ हो सकें? देखिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को जानिए, और एग्ज़ाम टफ़ है, इसको ऐसा नहीं है कि आप 1 साल या 1.5 साल में निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा 3 साल का प्लान था कि यार 3 साल तो मैं इसको दूंगा, उससे पहले तो हार मानने का सवाल ही नहीं है। तो 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो 2021 में मान लीजिएगा कि मेरे को 3 साल हो गए थे। तो मेरे मन में आया था कि शायद ये नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोरोना में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ है जिससे मेरे 4 से 5 महीने चले गए हैं। तो फिर दूसरी बार भी कोरोना हुआ तो उसमें भी 1-2 महीने गए हैं, तो शायद मेरे अभी वो 3 साल हुए नहीं हैं जो मैं देना चाह रहा था। तो क्यों ना ये लास्ट अटैम्प्ट मान के 2022 को दिया जाए। तो इस बार मेरा ये था कि शायद इस बार नहीं हुआ तो फिर मेरे में कोई दिक्कत होगी, और मैंने अपने सर को बोला था कि अगर सर इस बार नहीं होगा तो शायद मैं कैपेबल भी नहीं होऊंगा। तो ऐसा वो मकाम आया नहीं था कि जब मैंने हार मानी हो। अभी तो मेरा वो टाइम चल रहा था कि मेरे अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था कि मैं कर सकता हूँ। तो मेरे साथ नहीं आया, बाकी हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग रहता है। अच्छा सर, मुझे लगता है यूपीएससी एक जुए के खेल की तरह, जो मतलब एक अटेम्प्ट हार गए, सेकंड एक और दे, मतलब ऐसे मेरे इतने दोस्त हैं 8 अटेम्प्ट तक पहुंच गए। सर क्या लगता है कि 8वें अटेम्प्ट में आखिरकार पिछली बार पवन सर थे, उन्होंने सफलता हासिल की? सर बस यही है कि देखिएगा, जो जैसे मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए थे तो मैंने तीनों अटेम्प्टों को एनालिसिस किया अच्छे से। जैसे पहले अटैम्प्ट में मेरी कहाँ गलती हो रही थी, सेकंड अटैम्प्ट में कहाँ गलती हो रही थी, थर्ड अटैम्प्ट में कहाँ गलती हो रही थी। तो शायद जो यूपीएससी को चाहिए था तो वो मेरी 3 अटैम्प्ट में जो मैंने गलतियाँ की हैं तो उनको मैंने हटाकर वो 4th अटैम्प्ट में किया, जो एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी है। वही चीज़ कुछ लोग लंबा ले जाते हैं, कुछ 7वें या 8वें अटैम्प्ट में शायद उन्हें वो चीज़ें पता चलती हों कि शायद ये चीज़ें तो ज़रूरी नहीं थी। क्योंकि क्या होता है ना कि यूपीएससी की जर्नी में आपको सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदारी रखें। तो मेरी कोशिश रहती थी कि यार मैं अपना सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा करूं, तो उससे आपको अपनी कमियां पता चलती रहती हैं। तो अब यही है कि आप अपनी कमियों को कब जानते हैं। और जो 7-8 अटैम्प्ट है तो होता है कि कभी कभी हम ऐसे इलाके से जाते हैं कि शुरू के 2-3 अटैम्प्ट तो हमें पता ही नहीं चलता। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि ठीक है, मेरा पहला अटैम्प्ट तो ऐसे ही गया, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा तो गाइडेंस मिल रहा था। ओके सर, जब 3 साल का आपने एकदम प्लान बना लिया कि 3 साल में आखिरकार मुझे यूपीएससी करना है, जब यहाँ से घर से आप दिल्ली के लिए निकले तब सबसे पहले आपने दिमाग में क्या सोचा कि मुझे स्टार्टिंग की फेज के बारे में बताइए कि किस प्रकार आपने धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट की, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ा, मेंस के लिए क्या पढ़ा, तो एकदम स्टार्टिंग से बताइए सर, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से आते हैं। स्टार्टिंग से तो मैं यही कहूँगा कि मैंने घर पे भी कुछ एनसीईआरटी की बुक्स मंगा ली थी शुरू में, तो मैं उनको पढ़ रहा था, बट उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया क्योंकि साइबर कैफ़े था। तो 2018 में यूपी बोर्ड में कैमरा लागू किया गया था सभी स्कूल में, तो मुझे 1-2 स्कूल में टेंडर मिल गया था कैमरा लगाने का। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका ये 4th अटेम्प्ट में आखिरकार आपने सफलता हासिल की है, तो सर आपको क्या लगता है कि आखिरकार एक स्टूडेंट से यूपीएससी क्या मांगती है? देखिए, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज एग्ज़ाम है, तो हर एक जो स्टेज है उसकी जो डिमांड है वो अलग अलग है। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें। तो उसमें क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में उसी की डिमांड ज़्यादा है, और सीसेट को तो हल्के में ना लें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि आप जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीसेट में फेल हो जाते हैं। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो देखिए मेंस में आपकी कॉपी वहाँ जा रही है, आप तो वहाँ जा नहीं रहे, तो जितना हो सकता है उतना लिखिए,
कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 20 से 25 टेस्ट तो जीएस के लिख लें और 10 से 12 टेस्ट ऑप्शनल के लिख लें और 7-8 टेस्ट एसए के लिख कर ही जाएं। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और दूसरा ये है कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मेंस आसानी से क्लियर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है इंटरव्यू की। तो देखिए, इंटरव्यू नहीं कह के यूपीएससी इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है। तो हमको पर्सनैलिटी वर्ड को ही डिफाइन करना होगा कि आखिर क्या है, हमारे सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, कोई भी सोशल ग्रुप है उसके बारे में हम कैसा सोचते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके बारे में हमारा नज़रिया क्या है। तो जो मॉक इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो उसके जो भी फीडबैक मिल रहा है तो उस पर अच्छे से काम कीजिएगा। अगर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है तो थोड़ा लाउड बोलिए, क्योंकि जो इंटरव्यू का रूम होता है तो काफ़ी बड़ा होता है। तो कई बार हो सकता है कि जो हम जवाब दे रहे हैं वो मेंबर्स को अच्छे से सुनाई ना दे, तो हमको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। और डैफ का तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि 40 से 50% इंटरव्यू तो डैफ के आसपास होता है। कभी कभी तो पूरा इंटरव्यू ही डैफ के आसपास हो जाता है। तो यही है कि हर एक स्टेज की डिमांड को समझिएगा। आप अगर प्रीलिम्स के लेवल पे सोचेंगे कि मैं सोचना मुझे ज़्यादा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ आपको सोचना नहीं है, वहाँ आपको याद करना है। और आप मेंस के लेवल पे भी यही सोचेंगे कि मैं बहुत एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी के साथ जाऊँ, सोचूँ, तो फिर क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे। तो सिंपल है कि आप कुछ चीज़ें याद करके रखिएगा। और हो सकता है तो जैसे मेरे केस में था कि मैं इंट्रो और कंक्लूजन पहले से ही रेडी रखता था कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट ये इंट्रो लिखूंगा, मैं ये कंक्लूजन लिखूंगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू के लेवल पे कर सकते हैं कि हाँ ऑफिसर की तरह सोचना है, क्योंकि उसकी डिमांड भी वही है कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, उसी के बेस पे वो आपको मार्किंग करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हर एक स्टेज की डिमांड को समझिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और मैं उस क्षेत्र से आता हूं कि जहां शायद मैं पहला ही आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो अगर मैंने सोचा तो मैंने कर लिया, तो अगर आप भी सोचेंगे तो आप भी कर लेंगे। इंसान से बड़ा कुछ नहीं है, बस आपका जो भी सपना है उसको पाने के लिए जो जुनून है वो मैटर करता है कि आप उसको कितना डेडिकेटेड फॉलो करते हैं। ओके सर, बात करते सर, कहा जाता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो दिन होता है, दिन की शुरुआत होती है जो द हिंदू से होती है। क्या वास्तव में आपकी भी द हिंदू से होती है? और द हिंदू से लेकर आखिरकार रात तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या कैसे टाइम टेबल रखते थे, एक बार थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए क्या है ना कि द हिंदू के जो एडिटोरियल है तो उसकी इंग्लिश काफ़ी टफ रहती है। तो अगर मैं खुद से पढ़ने जाऊंगा तो मुझे 2.5 से 3 घंटे उसमें लग सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं कोई एक यूट्यूब चैनल ऐसा देख लूँ जो इसका हिंदी में एनालिसिस प्रोवाइड करा दे, जो 1 से 1.5 घंटे का हो। तो इसलिए मेरी शुरुआत द हिंदू से नहीं होती थी, क्योंकि मैं हिंदू को रात के 10 या 11 बजे पढ़ता था, क्योंकि मुझे 2 घंटे बचाने थे। क्योंकि अगर मैं खुद से कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो 3 घंटे में हो रही है, अगर मुझे वही चीज़ करी कराई 1 घंटे में मिल जाएगी तो मुझे वही करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसी तरीके से करना चाहिए। तो मेरा यही था कि मैं अपने स्टैटिक पोर्शन या जो भी रिवाइज कर रहा था या जो अलग मुद्दे होते थे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो उनसे मैं अपनी शुरुआत करता था। बाकी कुछ ऐसा रूटीन नहीं रहता था मेरा कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। मेरा टारगेट रहता था हमेशा कि मुझे इस सब्जेक्ट को 7 दिन में कंप्लीट करना है या 4 दिन में। तो उसी के हिसाब से मैं देखता था कि मुझे पर डे 8 घंटा या 10 घंटा इसको देने हैं। तो वो मेरा फोकस रहता था कि मैं 8 घंटे पढ़ाई अच्छे से कर लूँ। ओके सर, बेसिकली आपका मीडियम, जैसा कि आपने बताया हिंदी मीडियम से आते हैं, एकदम बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हिंदी मीडियम से आने वाले एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस बार 54 से भी अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, वो बहुत ही अधिक संख्या है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहली दिक्कत जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के सामने वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, और वो भी विशेषकर सीसेट। तो आप सीसेट को क्वालिफाइंग पेपर मानकर चलते हैं तो आप उस पर कम ध्यान देते हैं। तो क्या है ना, इक्वल वेटेज दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि जब सीसेट का महत्व है तो फिर उस पर टाइम देना चाहिए। और पिछले 3-4 सालों से देखा गया है कि सीसेट ट्रिकी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप एक तो टाइम दीजिएगा सीसेट को। बाकी जीएस के लिए जो नॉर्मली सोर्स रहते हैं, हर किसी के अपने अपने हो सकते हैं, जो भी जिसमें कंफर्टेबल लगे तो वो यूज़ कर सकता है। और प्रीलिम्स पास करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत है मेंस की, और हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सर बांधना पड़ता है, तो आपको थोड़ा लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है तो टाइम लगा कर लिखें। जैसे मैं हमेशा डे 1 से ही टाइम लगा कर लिखता था कि मुझे 7 मिनट के अंदर अंदर 150 शब्द का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है, और 10 मिनट के अंदर अंदर 250 शब्द का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो और ये करना ही है, आप ऐसा नहीं है कि 1-2 पेपर लिख के मेंस देने जा रहे हैं
तो वो मुश्किल होगी। और जो मुझे नज़र आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे सहपाठी रहे, कि आपको क्वेश्चन को समझना है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को आधा अधूरा पढ़ते हैं या क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप टू द पॉइंट नहीं रहते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वो लोग क्वेश्चंस को समझ के टू द पॉइंट होते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसकी हिस्ट्री बताने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। अगर हम कोई भी क्वेश्चंस आया कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसको किस प्रकार से मतलब रिलेट करती है, तो कोशिश रहेगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट की कि वो सिंधु घाटी सभ्यता पे ही दोनों पेज लिख दें, जबकि क्वेश्चंस की डिमांड अलग है। तो आप क्वेश्चंस की डिमांड को समझिएगा, और अगर आप डिमांड पे लिखते हैं तो मैंने कई प्रोफेसर से मुलाकात की है तो आपको मार्किंग अच्छी मिलती है। जबकि आप अगर टॉपिक से हटते हैं तो कोई भी आपको मार्क्स नहीं देगा। और मैंने खुद बहुत बार कॉपी चेक करते हुए दूसरे लोगों को देखा, और कई केसेस में मैंने बहुत कॉपी देखी, तो उसमें मुश्किल होता है अगर आप डिमांड पे नहीं लिख रहे हैं तो मेरा यही है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कि क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ें। अगर क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो अच्छा आंसर खुद ब खुद लिखा जाएगा। क्वेश्चंस को आधा अधूरा ना पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। ओके सर, इस यूपीएससी की जर्नी में 4 साल आपने दिए हैं, तो आपको किन किन बाधाओं से निकल कर आना पड़ा सफलता के लिए सर? सफलता के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन वो तो साइड से चल ही रहा था, तो वो सेटल डाउन हो गया था। उसके बाद फिर फेलियर कंटिन्यू, 3 प्रीलिम्स ना होना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था, क्योंकि बार बार फेल हो रहा था। प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा एक टारगेट था कि एटलीस्ट इतना टाइम तो दूं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो टफ है और बड़ा एग्ज़ाम है। तो यही था कि मैं अपनी कमियों पे बार बार काम कर रहा था, जो भी मेरी कमियां हैं मैं उनको कम से कम कर लूं, और इस अटेम्प्ट में शायद मैंने वो सारी कमियां ख़त्म की प्रीलिम्स के लेवल पर। और मेंस के लेवल पे मुझे भरोसा था, क्योंकि मैंने जो तैयारी की स्टार्टिंग की थी वो मेंस से की थी, और जो मैं आंसर लिखता था तो मुझे रिव्यू भी काफ़ी अच्छे आते थे, और मेंस की टेस्ट सीरीज में मुझे मार्किंग भी काफ़ी अच्छी मिली। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेंस में तो मैं काफ़ी बेहतर कर लूँगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी मुझे थोड़ा अपने पर कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर लेता हूँ, तो एक मुझे एवरेज मार्किंग तो मिल जाएगी। बाकी किस्मत का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा बोर्ड मिला, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ बोर्ड बहुत टफ मार्किंग करते हैं, जबकि कुछ बोर्ड थोड़ा लीनियंट रहते हैं। तो भगवान अल्लाह इस बार जो भी आप कहें उसकी मदद आनी भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, तो एक वो भी फैक्टर इसमें रहता है। ओके सर, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, फ़ोन है, दोस्त है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो इन सारी चीज़ों से आपने किस प्रकार एकदम दूर होकर इस आज आईएएस बने हो, तो इसके पीछे का क्या राज समझते हो, आपकी इसके पीछे को क्या देखते हो, कैसे नज़रिया देखते हैं आपका? देखिए क्या है ना कि मतलब मेरे सीनियर हैं तो वो बोलते थे कि सिविल सर्विसेज सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये आपका एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर होता है, सारा चेंज कर देते हैं आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके रिलेटिव की लाइफ। तो अगर आप इतने बड़े अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो भी आएंगे तो उसका तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, चाहे आपको फ़ोन हो या आपको दोस्त हो या आपके त्यौहार हो, तो इन पे आप ना ही जाएं तो बेहतर है। जैसे कि 4 साल में मैं पिछले 2 साल से तो ईद पर भी घर नहीं आया, क्योंकि दोनों ही टाइम पे ईद ऐसे टाइम थी कि प्रीलिम्स था। तो अगर मैं ईद पे आऊँगा तो लोगों को लगता है कि यार एक दिन जाता है, लेकिन 4 दिन पहले से आप प्लान बनाना शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद आप जाते हैं, तो एक मोमेंटम होता है। और आप प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले आके 10 दिन आप जा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा और बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रिश्तेदारों की शादी है तो अवॉइड कर दीजिएगा, कोई ज़्यादा ही खास है, सगी सिस्टर है, तो कोशिश करिएगा कि 1-2 दिन के अंदर लौट आएँ, और अवॉइड कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। जितना आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना जल्दी आप लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और इतनी बड़ी सफलता है कि जो भी मैंने सेक्रीफाइस किए मुझे सब वर्थ लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर और भी ज़्यादा कुछ करना पड़ता तो मैं वो भी करता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फील मैं कर सकता हूँ शायद जो भी कैमरे के उस तरफ हैं तो वो देख सकते हैं, क्योंकि हम भी एक टाइम पे सिर्फ ऐसा सोचते थे। लेकिन ज़िंदगी इतनी बदल जाती है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया, मानी हर कुछ चेंज हो गया। तो अगर इतना आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें अपने आप को दे लीजिएगा, थोड़ा सुकून अपना कर लीजिएगा, थोड़ा मटर गश्ती कम कर लीजिएगा, मत जाइएगा चाय बाहर पीने, 1 घंटा अगर आपका जाता है तो पढ़ लीजिएगा,
तो एक टाइम पे आके आपको सब अच्छा लगता है कि जो भी मैंने त्याग किया था वो मेरा आज कामयाब हो गया। ओके। एक्चुअली में मेरा सोशल वेस्ट तो काफ़ी है, तो लेकिन अगर मैं दोस्ती की बात करूं तो मेरे दोस्त सिविल सर्विस की जो मैं तैयारी किया तो उस दौरान में मेरे कुछ दोस्त बने। लेकिन अगर जो मेरा कोर ग्रुप की बात करूं तो उसमें हम 5 लोग हैं, जिसमें एक दोस्त मेरा कपड़े की दुकान चलाता है, उसका नाम आजम है। एक दोस्त मेरा फैक्ट्री में काम करने जाता है, मतलब ITI किया है उसने, तो उसकी भी कुछ खास ही समझ नहीं है सिविल सर्विसेज के बारे में। एक दोस्त मेरा BMS कर रहा है और एक दोस्त भी 10+2 की तैयारी कर रहा है, और एक मेरे सोनू भाई हैं, तो वो भी मैं उनको फ्रेंड सर्कल में काउंट करता हूँ। तो ये ऐसे लोग थे कि इनको सिविल सर्विसेज से कुछ लेना देना नहीं था, तो ये काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझको कि अरे करेगा, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर परेशानी है तो हम तेरे साथ हैं। और बाकी सिविल सर्विसेज के दौरान भी काफ़ी दोस्त बनते हैं, जैसे जो मेरे मेंटर थे वो मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे। आसिफ यूसुफ IRS 2019 है, यूनुस भाई हैं, सिराहन रहमान है। तो हाँ, जो करीबी होते हैं तो वो तो 3-4 ही होते हैं, जो कहीं भी होते हैं, जो आपको अच्छे से समझते हैं और आपको भली भांति जानते हैं। बाकी मुलाकात तो बाकी सब लोगों से रहती है। मेरा तो ये था कि मैं सबसे अच्छे से बात करता था, बट क्लोज तो कम ही लोग थे। ओके सर, आज IAS बनने के बाद आप समाज और देश के लिए क्या प्लानिंग की है इस IAS बनने से पहले, यार अभी आप क्या सोचे हो, क्या करना चाह रहे हो? यही है कि सबसे पहले कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली IAS मिल जाएगा, तो अब कैडर जो भी मिलेगा तो वहाँ पर भी ये रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक ज़िले की प्रॉब्लम अलग अलग है। तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करूँगा कि इस ज़िले में क्या क्या प्रॉब्लम है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं जिस चीज़ को भी करूँ तो सर्वोत्तम तरीके से करूँ। तो मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसको 100% अपना लगा के, और अगर मुझे अपना पर्सनल भी उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि मुझे अच्छा करना है। बिल्कुल। तो वो मुझे करना है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूँगा कि अगर 2047 तक, जैसे कि भारत का सपना है कि एक विकसित देश बने, तो उसमें भी मेरा कहीं 0.00 कुछ डॉट में अगर योगदान रहेगा तो वो मेरा अच्छी, मतलब उस तरफ मेरा ध्यान है अभी। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। 28 तारीख को प्रीलिम्स है UPSC, उसके बारे में जो न्यू एस्पिरेंट दे रहे हैं, जिन्होंने कई बार प्रीलिम्स दिया लेकिन हो नहीं पा रहा है, उन एस्पिरेंट्स को सर क्या देना चाहेंगे आप, अपनी व्यक्तिगत राय? अब तो इतना वक्त है नहीं, तो मैं कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे प्रभावित होकर उनकी जो एक जर्नी चल रही है उसमें कोई बाधा हो। मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, और आप जिस भी भगवान या इस बार अल्लाह में विश्वास रखते हैं उनसे दुआ कीजिएगा, क्योंकि उस दिन का बहुत रोल होता है। जो मुझे लगा उस दिन आप कैसे सोते हैं, किस तरीके से आपका दिमाग चलता है, क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है तो वो ज़्यादा दूर नहीं होता, 2 से 4 क्वेश्चंस उसके रह जाते हैं। तो वो जो सिली मिस्टेक होती हैं तो कोशिश करिएगा कि वो ना हो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, रीडिंग लगाइएगा, और बाकी जिसने जो भी अभी तक पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखिएगा कि अगर पेपर आएगा तो उसी में से आएगा। और उस दिन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह अच्छे से जल्दी उठ जाइएगा, और जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं तो वो करके आत्मविश्वास के साथ जाइएगा। तो मुझे लगता है कि 2 से 4 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाएगा। ये सोच कर जाइएगा कि यार अगर मुझसे नहीं आता तो किसी से नहीं आता, मैंने इतनी तैयारी की है, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। बाकी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और भी फैक्टर होते हैं, तो वो लंबी बात हो जाएगी, बट यही एक शब्द में कहूँ तो खुद पर भरोसा रखिए। आपने सपना देखा है, और अगर मैंने किया है तो आप भी करेंगे, और ज़रूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ जाइएगा, और आपका होगा ही। तो डेफिनेटली यही मेरा मैसेज है जो भी अभ्यर्थी देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना अमूल्य टाइम देने के बावजूद। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके साथ प्रेरणादायी कहानियां लेके आ रहे हैं। जैसे कि सर ने खुद की एक जर्नी शेयर की है कि साइबर कैफे में काम करने वाला व्यक्ति एक IAS बन सकता है, तो आप भी IAS बन सकते हैं। दमदार तैयारी करनी चाहिए अगर खुद पे यकीन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।